आज क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। एक आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत शब्द अगर पढ़ेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में पढ़ा है? उपसर्ग शब्द में कहां जुड़ता है? शुरुआत में। उपसर्ग शुरुआत में जुड़ता है बाद में? उपसर्ग पहले। कब जुड़ता है? पहले। और प्रत्यय कब जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है बाद में। बहुत गड़बड़ है विजय, अभी तुम पहले बता रहे थे, उसे बाद में बता रहे हो। ये उपसर्ग पहले जुड़ेगा, प्रत्यय हमेशा क्या जुड़ेगा? देखो, ये उपसर्ग का अर्थ होता है, उप मतलब पहले, सर्ग का मतलब है जुड़ना। उप का मतलब है पहले और सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है जुड़ना। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप लग जाता ना आगे, उसी तरह से उपसर्ग पहले लगेगा। परसर्ग भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सर्ग। पर का मतलब है बाद में और सर्ग का अर्थ तो वही रहेगा, क्या? जुड़ना। तो परसर्ग या कारक हमेशा क्या जुड़ेगा? शब्द के बाद में। प्रत्यय हमेशा क्या? उपसर्ग हमेशा शब्द से। आप कहोगे सर फिर प्रत्यय क्या है? जब ये परसर्ग तो बाद में जुड़ता है, ये भी कहां जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों में जो अंतर है, प्रत्यय हमेशा शब्द के साथ में होता है और परसर्ग शब्द से हमेशा अलग होता है। जैसे लड़का है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? जब भी लड़कपन लिखा जाएगा तो दोनों मिला के लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं। ये तो कहलाएगा प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पद प्रत्यय जुड़ा हुआ है। परसर्ग की बात करें, ये भी कहां जुड़ेगा? शब्द की बात में। जैसे है लड़का को या लड़का ने। अब जब भी आप इसे लिखोगे तो आप इसे मिला के नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा, लड़का को। तो आपको क्या करना है? अलग। तो अंतर क्या है परसर्ग में और प्रत्यय में? परसर्ग हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है, प्रत्यय भी शब्द के बाद में जुड़ता है। परसर्ग शब्द से अलग रहता है जबकि प्रत्यय शब्द में जुड़ा हुआ होता है। बस इतना सा अंतर है इसमें। ये केवल शब्द के आधार पर अगर आप समझ लोगे तो ये तो समझने के लिए होगी कि परसर्ग का मतलब क्या है? जो बाद में जुड़ेगा। किसके बाद में? शब्द के। शब्द के बाद में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है? परसर्ग कहलाता है, ठीक, या कारक कहलाता है। काम क्या होता है इसका? गेट बंद कर लेना ऊपर वाला। कारक का कार्य क्या होता है? तो कारक का कार्य होता है वाक्य के उद्देश्य को विधेय से अलग करना, या वाक्य के उद्देश्य का संबंध किससे दर्शाएगा? वाक्य के विधेय से। तो वो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, ठीक। वाक्य का पहले तो आपको ये बताना होना चाहिए कि वाक्य का उद्देश्य और वाक्य विधेय क्या होता है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो, फिर भी अभी समझ लो। यहां अगर ये लिखा हुआ है मोहन स्कूल जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए वाक्य का उद्देश्य क्या है, तो क्या बताओगे? वाक्य का उद्देश्य क्या होगा? मोहन। वाक्य का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मोहन। क्यों हो जाएगा? देखो, ये गलतियां दो बच्चे भी कर रहे हैं जो कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। हमने ये बोला था वाक्य का उद्देश्य, क्या बोला था? क्या बताया? वाक्य का उद्देश्य, ठीक। ये नहीं पूछा था मोहन का उद्देश्य। अगर ये पूछता मोहन का उद्देश्य क्या है तो होता है स्कूल जाना। हमने पूछा था वाक्य का उद्देश्य क्या है तो मोहन। कर्ता हमेशा क्या होता है? वाक्य का उद्देश्य होता है।
कि कई बार ऐसा होगा वाक्य में कर्ता ना हो, तो आप ऐसे समझ लो जिसके लिए वाक्य बनाया जाता है, जिसके लिए वाक्य बनाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य का उद्देश्य। अगर इसमें मोहन नहीं होता तो वाक्य बनाने की आवश्यकता पड़ती, कतई नहीं पड़ती। तो वाक्य किसकी वजह से बनाया जा रहा है, मोहन की वजह से, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा इस वाक्य का उद्देश्य। बाकी बचा हुआ जो शेष पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य का विधेय। क्या कहलाएगा, वाक्य का विधेय। ठीक, तो उद्देश्य में क्या आ जाएगा, हमेशा कर्ता और कर्ता विस्तार। कर्ता तथा कर्ता विस्तार क्या कहलाते हैं, वाक्य के उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन। डेफिनेशन करिए, उद्देश्य का संबंध विधेय से दर्शाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक। आप कहोगे सर इसमें तो कोई कारक है ही नहीं, इसमें कोई कारक है नहीं, है ना, इसमें कोई कारक है नहीं। अगर पूछा जाए बताइए वाक्य में कौन सा कारक संभावित है, ऐसे पूछेगा तो होगा कर्ता कारक। जो कर्ता कार्य कर रहा होता है, स्कूल किसे जाना है, मोहन को। अब ऐसे नहीं लिखेंगे मोहन को स्कूल जाता है, नहीं लिखेंगे ना। कई बार आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा, अब आगे आप जब पढ़ेंगे कि कारक कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आपसे कारक पूछ लेगा वाक्य में। ठीक, तो जरूरी नहीं कारक उसमें दिखाई दे रहा हो, फिर भी वाक्य में क्या होगा, कारक होगा। तो वाक्य का उद्देश्य क्या है, मोहन। बाकी बचा हुआ भाग क्या है, वाक्य का विधेय। और उद्देश्य का जो बाकी के उद्देश्य का संबंध बाकी के विधेय से जो दर्शाता है वही क्या कहलाते हैं, कारक। कारक स्वतंत्र रूप से शब्दांश होते हैं, वाक्य के साथ में नहीं जुड़े होते हैं। ठीक, सॉरी, शब्द के साथ में नहीं जुड़े होते हैं। अब त्रुटि क्या हो सकती है, कई बार त्रुटि से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। देखो त्रुटि क्या हो सकती है, जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम ने आम खाया। ये क्या है, गलत है, किसके आधार पे, ने, क्योंकि कारक इसके साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है, जबकि कारक क्या होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए। कल भी छुट्टियां मारी थी तुम लोगों ने, देख लो। इस बार बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे फूल, जैसे सूखे फूल किताबों में मिलेंगे। लास्ट है, समझ गए गुप्ता जी। और तुम्हारी तो वैसे भी लास्ट ही है, अंतिम और आखिरी, मेरी जिंदगी का आखिरी विराम हो तुम। ठीक, इस बार चूक गए, पूरी सुनना है तुम्हें। पूरी ये है कि इस बार बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे फूल किताबों में मिलेंगे। फिर देखते ही रहो उन्हें, ना तो पढ़ने के लिए तेज रहेंगे ना एज रहेगी, एज भी खत्म हो जाएगी और एज भी। बस फिर देखना केवल, अच्छा ये वर्दी पहने हमारी बैच का है। ठीक, उद्देश्य अच्छा है आपका। आपका उद्देश्य क्या है, इसमें गलती कहाँ है, क्योंकि कर्ता इन्होंने क्या कर दिया है, कर्ता के साथ में इन्होंने क्या जोड़ दिया है, कारक। जबकि कारक क्या होना चाहिए, कर्ता से अलग होना चाहिए। तो वाक्य में कई बार ऐसे त्रुटि देगा और आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्या होंगे, अपनी तैयारी के मुंह अंध में होंगे, कहेंगे हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत बारीक गलतियां होंगी, ये लिख लो 2 क्वेश्चन आप कतई ऐसे गलत करके आओगे, बहुत आसान वाले, हर बच्चा करके आता है। तो बहुत सावधानी बहुत जरूरी है पेपर अटेंड करते समय। पहली बार में बच्चा देख के नहीं बता पाता कि इसमें कोई गलती है, पूछेगा बताइए वाक्य में त्रुटि वाला भाग बताइए, और समझ में नहीं आ रहा त्रुटि का है। ठीक, तो कारक जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कर्ता से अलग होना चाहिए, चाहे वो कर्म के साथ हो, कर्ता के साथ हमेशा शब्द से अलग होना चाहिए, शब्द के साथ में मिला के उसे नहीं लिख सकते। क्योंकि हिंदी कैसी भाषा, योगात्मक है वियोगात्मक, वियोगात्मक। हिंदी कैसी भाषा है, अगर संस्कृत होती तो साथ में लिख सकते थे, क्योंकि संस्कृत कैसी भाषा है, योगात्मक भाषा है। तो ये तो कोई कारक की डेफिनेशन, कारक का कार्य क्या है, ये संबंध दर्शाएगा उद्देश्य का किसके साथ में, विधेय के साथ में। स्वतंत्र रूप से शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक,
अब वो पूछेगा बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। संस्कृत में कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6। अब हमें पढ़ने का उसे हिंदी वाले कारक, तो आपसे जब भी पूछे कोई कंडीशन ना दे कारक कितने प्रकार के होते तब भी कितना लगाना है, या पूछे हिंदी में कारक कितने प्रकार के और संस्कृत का नाम लेके पूछ ले तो याद रखना कितने प्रकार हो जाएंगे, 6। आपने खूब याद किए होंगे 7वीं 8वीं क्लास में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे याद किए ना। देखो प्रत्येक कारक का अलग अलग क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, तो इसे कारक चिन्ह कहेंगे या विभक्ति कह देते हैं। और जो भी कारक है उसका सबका क्या होता है, अलग अलग कुछ ना कुछ अर्थ होता है। पहला कारक कौन सा है, पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति या चिन्ह क्या होते हैं, ने। कौन बताइए कर्ता, तो जो कार्य को करता है वही क्या है, कर्ता, कार्य को करने वाला। ठीक, आपने सुना होगा कि कार्यकर्ता कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बोले ढिकानी पार्टी के कार्यकर्ता। ढिकानी जानते हो, अननोन। जैसे मैथ में XYZ कह देते हैं, इसी तरह हिंदी में फलानी ढिकानी कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपके जीवन में कौन आएगा, बोलो फलानी आएंगे जिन्हें हम जानते ही नहीं है। ठीक है, मतलब अननोन पर्सन या अननोन जो होता है उसे फलाना ढिकाना कहते हैं। ठीक, जैसे XYZ कह देते हैं मैथ में, उसी तरह से। हाँ, ये लड़का बहुत परेशान है, इसी तरह लाओ, बुला के लाओ सामने। क्या कह रहे थे अभी, कुछ तो तुम्हें इसी बात से दुख है। मजबूरी है अब तो इनकी, हम याद दिलाते रहेंगे ना। दूसरा कारक कौन सा है, कर्म कारक। इसकी कारक विभक्ति क्या होती है, को। कर्म का अर्थ क्या होता है, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या होता है, कर्म। अभी ये शॉर्ट में आप समझ लो क्योंकि हम डिटेल में सारे अलग अलग से पढ़ेंगे। राम घर जाता है, राम क्या है इसमें, कर्ता, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, राम। घर कौन जा रहा है, राम। राम आम खाता है, इसमें कर्म क्या होगा, क्योंकि खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पर, तो कार्य का प्रभाव। अध्यापक ने छात्र के थप्पड़ मारा, प्रभाव किस पे पड़ा, छात्र पर, तो कर्म क्या हो जाएगा, छात्र। तीसरा कौन सा है, करण कारक। इसकी कारक विभक्ति क्या है, से या फिर के द्वारा या फिर के साथ भी कई बार दिया होता है, के साथ। ये करण क्या है, महाभारत वाला करण नहीं है, कार्य करने का साधन, कार्य करने का साधन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, से, के द्वारा, के साथ, कार्य करने का साधन। राम ने, हाँ सही कर लो भैया, ये लिखा हुआ गलत है तो उसे सही करना है। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, तो कारण इसमें करण क्या हो जाएगा, वाण, क्योंकि साधन क्या है, वाण से मारा। ठीक, तो हमेशा कार्य करने का साधन क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। बच्चे स्कूल से विद्यालय जाते हैं, सॉरी, बच्चे स्कूल से विद्यालय तो एक ही बात होगी ना। बच्चे साइकिल से विद्यालय जाते हैं, तो साइकिल क्या हो जाएगा इसमें, साधन, और इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक, अगला चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक। इसकी कारक व्यक्ति क्या है,
को या के लिए। अर्थ क्या होता है? प्रदान करना या जिसके लिए कुछ प्रदान किया जाए, इसका अर्थ होता है प्रदान करना। राजा ने भिखारी के लिए कंबल या वस्त्र प्रदान किए। हमेशा संप्रदान में दो चीजें आएंगी जो दोबारा से रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है, दोबारा से वापस आने वाली नहीं है। जो चला गया वो चला गया, तो संप्रदान है। फिर संप्रदान का मतलब होता है मतलब ऐसा दान जो कभी वापस नहीं आएगा। पांचवा कौन सा है? अपादान कारक। कारण, एक ही कारक व्यक्ति क्या है? से। लेकिन इस से में और इस से में अंतर है। इसमें किसका भाव होगा? अलगाव का भाव। किसी से अलग होना, इसका अर्थ क्या है? किसी से अलग होना। क्या अलग होगा? व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी अलग हो सकता है। ठीक, अगला कौन सा आ जाएगा? संबंध। और संबंध की कारक व्यक्ति क्या होती है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। नानी ने, ठीक तो है, तो सही कर लो भाई। यहाँ का, की, के लिखा हुआ, यहाँ नानी, ने, रा, री, रे। ठीक, इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ में प्रदर्शित करना, संबंध दर्शाना। कम समझ में आया? एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से दर्शाना। जिससे राम की गाड़ी पलट गई, गाड़ी का संबंध किससे दर्शाया गया? राम से, क्योंकि गाड़ी किसकी है? किसका प्रयोग किया गया था? मोहन का कुत्ता, किसका कुत्ता? कुत्ते का संबंध किससे दर्शाया गया? घर की छत, अब घर का संबंध किससे? छत से दर्शाया गया। उसका घर स्टेशन के पास है, के आ गया, के आ गया, तो किसका हो गया? संबंध हो गया। घर का संबंध किससे है? उससे। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में या पर। क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रिया के आधार को सूचित करना। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? क्रिया अथवा कार्य के होने का आधार। ठीक है, ठीक, क्रिया के आधार को सूचित करना या कार्य के आधार को सूचित करना। बंदर छत पर है, क्या आ जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक, मछली जल में है, अधिकरण कारक। बच्चे विद्यालय में हैं, अधिकरण कारक आ जाएगा। ठीक, तो आधार मतलब कार्य कहाँ हो रहा है उस बात की सूचना देगा कौन सा कारक? अधिकरण कारक। आत्मा कौन सा है? संबोधन कारक। हे, अरे, वाह, अजी सुनते हो वो आता नाम खटाई वाला, अजी। ठीक, इस तरह से इसका अर्थ क्या होता है? संबोधित करना या भाव प्रदर्शित करना। संबोधित करना या फिर भाव प्रदर्शित करना, किसका कारक कौन हो जाएगा? संबोधन कारक। ठीक, अभी सुनते हो
यही तो कहता है नॉन खटाई वाला आता। अजीज सुनते हो नॉन खटाई वाला आया है, नहीं और कुछ कहता है वो, याद करना पड़ेगा विजय ये। क्यों, क्या कहता है वो? पाठक जी बता रहे हैं, पाठक जी बताओ। अभी तो बता रहे थे। बेचो मतलब, वरना ये बच्चे सोचेंगे भैया ने तैयारी छोड़ दी है। क्या बोलता है? संबोधन में हे, अरे, वह आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। किसी को संबोधित करना होता है या किसी का भाव प्रदर्शित करना होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो केवल इतने से काम चल जाएगा, लेकिन हमें काम नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? अभी बताया था, इस बार बिछड़े तो ख्वाबों में मिलोगे, मिलोगे ख्वाबों में। ठीक, तो इस बार लापरवाही करनी नहीं है, डिटेल में खूब से पढ़ना है। ये समझ में आ गया इसका अर्थ क्या होता है? ठीक, पहला कारक इसमें कौन सा दिया गया है? कर्ता कारक। अरे भाई, संस्कृत के चक्कर में क्यों पड़े हो? सिलेबस में ही है, वहां क्यों जा रहे हो? इतनी नाइंसाफी तुम्हारे साथ, और तुमने कोई आंदोलन नहीं किया? मौका नहीं था आंदोलन करने। कितनी भी उसकी मजाक बना लो, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। लेकिन ये सब विपक्ष वाले, जो सत्ता पक्ष वाले, सब मजाक बनाते उसकी। उनका तो एक ही फंडा है कि जिसे नहीं हरा पाओ उसकी मजाक बनाना शुरू कर दो। और ये वास्तव में होता है जीवन के, व्यक्ति के जीवन में। अगर तुम किसी को पराजित नहीं कर पा रहे हो, वो विवेकानंद जी ने कहा था हर कार्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। उसका सबसे बड़ा पहले उस कार्य का उपहास किया जाता है, उस व्यक्ति का उपहास बनाया जाएगा। तुम तैयारी करने आ रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी हंसी बनाएंगे। अच्छा, कितने साल हो गए? 2, लगे रहो, अब तो मकान बनवा लिया होता मजदूरी करके, ऐसा ज्ञान देंगे। इतना पैसा पढ़ाई में लगाया, इसमें जमीन खरीद ली होती। पहले तो वो बनाएंगे हंसी, उन्हें लगेगा कि ज्यादा जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है। फिर वो करेंगे विरोध किसी तरह से कि तुम पहुंच नहीं पाओ। और तुमने गलती से भी बता दिया कि मेरा कल फाइनल 1 DB PhD जो भी है, तो भगवान से रात भर दुआ करेंगे कि सुबह भी पहुंच ना पाए। ठीक, तो पहला कार्य जब कोई शुरू करता है व्यक्ति, अच्छा कार्य, तो पहले उसका उपहास होता है। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ में हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ में हुआ, दयानंद सरस्वती जी के साथ में हुआ, ज्योतिबा फूले जी के साथ में हुआ। फिर क्या होता है? फिर होता है उसका विरोध। विरोध से भी जब बात नहीं बनती है, उन्हें लग रहा है कि अब हो ही जाएगा, क्योंकि मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा था, सिलेक्शन के बाद तुम वापस आ गए, तुम्हारी कसम परेड हो गई। कसम परेड के बाद तुमने माँ बाप को बुलाया, तुम्हें अच्छा लगा, फोटो वोटो खिंचवाया, सब लोग बुलाते हैं कसम परेड में। फिर तुमने डाल दी ग्रुप में, फेसबुक पे, तो गांव वालों को पता चल गया, अच्छा लड़के की कसम परेड हो गई, कल आएगा, फिर ड्यूटी ज्वाइन करने जाएगा। आ जाएंगे शाम को ज्ञान देने तुम्हारे घर पे। अरे ये बहुत मेहनत करता था, ठंड में कोहरे में, हमने कई बार देखा जाते हुए इसे, और हमने कहा था पूछ लो इससे, हमने कहा था रुक मत जाना। अब लड़का भी सोचता है क्या ही कहूं मैं, क्यों इनसे विरोध लूं, जबकि कहा तो खूब होता है। हाँ, फिर तो हर कार्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली है उपहास, दूसरा है विरोध। जब उन्हें लग रहा है विरोध से भी नहीं हो रहा तो स्वीकार कर ही लेते मजबूरन उस बात को, बोले हाँ डिजर्विंग है व्यक्ति। फिर आके कह देंगे ये तो जिस पैदा हुआ था उस दिन हम कह दिया था तुम्हारे घर में तो कुछ नया हो गया है। ये लड़की है तो कह देंगे पैदा हुई तो उसी दिन कह दिया लक्ष्मी का जन्म हुआ। ठीक, पहले ताने मारेंगे 1000 तरीके से। कोई बात नहीं, लड़कियों को तो सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा बगैर पेपर के। 20% आरक्षण कर दिया,
हम चाहते हैं कम से कम 35% आरक्षण होना चाहिए था लड़कियों को। 50 में फिर तुम्हारी भर्ती भी नहीं हो पाती। तो 20% भी आरक्षण बहुत है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां बाहर होंगी फिजिकल में, हाइट में भी फिजिकल में बहुत लड़कियां बाहर होंगी। ये हम नहीं बताएंगे, ये भर्ती बोर्ड जब बताएगा तो उसे देख लेने को, ठीक है। तो लड़कियों को तो वैसे ही हो जाएगा, 3-4 लिस्ट लगेंगी तुम्हारी आते जाते बोले अब कितनी रहेंगी, इतनी रहेंगी, फिर से आ जाओ, फिर मेरिट डाउन होगी। लेकिन इस भरोसे भी मत बैठी थे ना कि हो ही जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लड़कों को तो करो या बहुत दिन बाद भर्ती आ रही है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। 2018 वाले कुछ बचे हुए हैं अभी भी जो ओवर एज नहीं हुए हैं। क्या कर्ता कारक, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। सबसे पहला कारक कौन सा है? कारक व्यक्ति क्या बताई थी अभी? इसकी कारक व्यक्ति क्या होती है? ने होती है। बात नहीं पीछे। साधारण वाक्य देख लो कोई। राम ने रावण का वध किया। एग्जामिनर हमें लग रहा है इतना तो समझदार होगा भी, वो ऐसे नहीं पूछ सकता कि बताइए वाक्य में कौन सा कारक है। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि इसमें कितने कारक हैं? 2। एक तो ने और दूसरा क्या? तो आपको अंडरलाइन करके ऐसे करके देगा, या तो ऐसे अंडरलाइन करेगा या फिर ऐसे। अब पूछेगा बताइए रेखांकित कारक किस श्रेणी का कारक है या कौन सा कारक है? राम ने कार्य कौन कर रहा है? तो कर्ता कौन है? रावण को मारा। तो ने में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। अगर उसे पूछना होता काम में तो यहां अंडरलाइन करके पूछता, तो कौन सा हो जाता? कर्म कारक हो जाता। ठीक है, तो साधारण वाक्य हो गया। कई बार क्या होता है कि कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं दिया होता है, उसमें भी क्या पूछ लेता है आपसे? कारक। ठीक। हाँ हाँ, इसमें संबंध कारक होगा। कर्म कारक किसने बता दिया? इसमें संबंध कारक होगा इधर। ठीक, कर्म को में होगा। अब जो भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाओं के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कर्ता कारक होता है। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनमें कर्म नहीं दिया होता, ये भी आगे पढ़ेंगे आप। ठीक, जैसे लिखा हुआ है बच्चा रो रहा है। जब भी बच्चा रोए तो कह दो गब्बर आ जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। इतना खौफ था गब्बर का पहले। बच्चा रो रहा है, इसमें रोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो, अकर्मक क्रिया होती है जिनमें कर्म नहीं जुड़ा होता है। इसी वाक्य को देख लो पहले, इसमें कारक बाद में समझना। सबसे पहले प्रत्येक बच्चा को ये पता होना चाहिए कि वाक्य में कर्ता क्या होता है, वाक्य में कर्म क्या होता है, ठीक, वाक्य की क्रिया क्या होती है। ये 3 सब व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि कर्ता, क्रिया और कर्म क्या होता है वाक्य में। जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कर्ता क्या है? बच्चा, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? आपको सर कार्य कौन कर रहा है? रो रहा है। अरे रोना भी कार्य है, रोना भी क्या है? हंसना भी क्या है? जहां भी ऊर्जा खर्च हो रही है, यही तो डेफिनेशन है फिजिक्स में कि जब भी कार्य करोगे तो ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। रोने में ऊर्जा खर्च होती है। कभी कभी रोते रोते थक गए होगे बचपन में, कभी हुआ ऐसा? तो सिसकियां आती रहती हैं लंबे समय तक, घर वाले बहुत छुपा रहे होते हैं। शादी में लड़का तो शायद नहीं रोता है, कह रहे बाद में पूरी जिंदगी रोता है। इधर ध्यान दो, बात नहीं करो। बच्चा इसमें क्या हो जाएगा? करता। आपसे पूछेगा क्रिया क्या है? रो रहा, ये क्या हो जाएगा? है। इसमें क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें कर्म कहाँ है?
कर्म है नहीं है। तो जिस भी वाक्य में आपको कर्म दिखाई ना दे उसे वो उसमें क्रियाओं का प्रयोग हो, वो कैसी क्रियाएं होंगी? अकर्मक। अकर्मक मतलब बिना कर्म की क्रिया है। इसमें कर्म है नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां कर्म नहीं होता है फिर भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। हाँ, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, इसमें अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक या कर्मक? सकर्मक क्रिया है। बच्चा इसमें क्या है? कर्ता। पढ़ रहा इसमें क्या है? इसमें कर्म है नहीं है। इसमें कर्म नहीं है लेकिन कर्म के जुड़ने की संभावना है। जहां भी कर्म के जुड़ने की संभावना होगी तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। इसकी क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। अब दोबारा से सुनो, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? चेहरा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ऐसा तो नहीं बच्चे बहुत ज्यादा रोमांटिक वाला बच्चा होगा, किसी का चेहरा देख ही चले जा रहा है भाई। अब चेहरा भी पढ़ रहा है तो कर्म क्या हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, ऐसा तो नहीं ऐसे हवा में खड़ा हुआ ऐसे ये बच्चा पढ़ रहा है, कोई कहेगा बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, तो दूसरा इसका आंसर वो क्या है? ट्रिक की क्रिया के आगे अब क्या लगा लो? क्या। क्या मिलने पे आंसर मिल जाए तो सकर्मक, क्या मिलने पे आंसर ना मिले तो अकर्मक। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? आंसर मिला? कुछ कुछ बच्चे कह देंगे बच्चा, तो आंसर आएगा कौन रो रहा है तो आएगा बच्चा। क्या लगाने से आंसर नहीं आएगा। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? कोई आंसर नहीं, तो अकर्मक क्रिया। बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अब कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, लेटर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? ठीक, तो ये क्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? सकर्मक क्रियाएं। अब दोबारा वापस आओ, हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि अकर्मक क्रियाओं में जो कर्ता कारक की विभक्ति है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बच्चा रो रहा है, इसी को उदाहरण लिखो। ठीक, यहां अगर मान लो लिखा है बच्चा रो रहा है, जैसे पड़ोसी को बच्चा रो रहा है उसकी आवाज इसमें भी आ रही होगी, फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, चेंज नहीं होगा। लो, पड़ोसी का बच्चा भाई, इसमें क्यों चेंज हो जाएगी? क्रिया क्यों चेंज हो जाएगी इसमें? अब देखो, लेकिन इसमें संबंध कारक आ जाएगा ना, कारक चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल इतना लिखो बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है कैसी क्रिया है? अकर्मक है सकर्मक? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ में निय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है ना, और कर्ता अगर कार्य कर रहा है तो कौन सा कारक होगा? ऐसे अगर बाकी कहीं दिए हैं जिनमें अकर्मक क्रिया है तो उसमें कौन सा कारक होगा? लेकिन निय विभक्ति आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे बच्चा रो रहा है तो इसमें कर्ता कारक है लेकिन निय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी क्वेश्चन कठिन बनेंगे, बाकी तो आसान बन जाएंगे। जैसे देख लिखा है उसको लिखना था, उसको लिखना था, उसको लिखना था। ठीक, तो उसको लिखना था, इसमें कौन सी क्रिया है? वैसे तो लिखना सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे देखो अपवाद क्या है, वैसे तो क्रिया ये लिखना क्रिया कैसी है? सकर्मक, लेकिन कर्म ना दिया गया है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, कार्य उसको करना था ना, इसमें उसको क्या है? सर्वनाम, मतलब संज्ञा सर्वनाम करता है, लेकिन क्या है ये? सर्वनाम। ठीक, और कर्ता हमेशा क्या होता है? या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। जैसे इसमें बच्चा है तो ये संज्ञा है, इसमें उसको दिया गया तो क्या है? तो इसमें भी कौन सा कारक होगा? कर्ता की कार्य किसको करना था? कर्ता को करना था। क्रिया पूछेगा तो इसमें आपको सकर्मक ही बतानी है, क्योंकि लिखना सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, सीता गाना गाती है। देखो, सीता गाना गाती है, इसमें कैसी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि कर्म क्या है इसमें? क्रिया क्या है? और सीता क्या है?
लेकिन क्या इसमें नेय विभक्ति है? फिर भी कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। पहचानो कैसे? जब कोई भी कार्य जैसे जब कोई भी कार्य व्यक्ति ना दी गई हो और वो आपसे पूछे बताइए कौन सा कारक है, जैसे इसमें कोई भी कार्य व्यक्ति दी गई है नहीं, अब आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा कारक है, तो सीता गाना गाती है, कार्य कर कौन रहा है? कर्ता। कर्ता कार्य कर रहा है ना, तो जहां कर्ता कार्य कर रहा हो वहां कैसे कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा, क्योंकि इसमें नेय विभक्ति का क्या है? लोप है, नेय विभक्ति इसमें नहीं दर्शाया गया। इसी तरह प्राकृतिक शक्तियां कर्ता कारक के अंतर्गत आती है, जैसे सूर्य चमकता है, पृथ्वी घूमती है, जैसे लिखा हुआ है सूर्य चमकता है। पहली बात तो चमकना कैसे क्रिया है? अकर्मक है, तो वैसे भी आ जाएगा इसमें। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या लिखा है? पृथ्वी घूमती है, घूमना भी कैसा है? अकर्मक है, तो इस आधार पर भी इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ कर्ता कारकों में को व्यक्ति का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे मोहन को जाना होगा, तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना होगा, को किसमें आता है वैसे? कर्म। ठीक, इसमें तो लिखा हुआ तुमको पढ़ना होगा। अब आप बताओ कैसे पहचानोगे? तो इसकी पहचान पता क्या है? ठीक, अगर को कर्म के बाद में दिया हो, इसमें पढ़ना क्या क्रिया, इसमें तो कर्म है ही नहीं। अगर को का प्रयोग कब है? कर्म के बाद, तो कौन सा कारक? कर्म कारक। और को का प्रयोग कर्ता के बाद, तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। तो इसमें कौन सा कारक होगा? नहीं, तुमको अलग है, को अलग है ना इसमें। ये कारक के साथ में भी जुड़ के बनता है, ये अलग होता है। तुमको ऐसे बता रहे हो ना, तुमको ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तुम अलग लिखा जाएगा, को अलग लिखा जाएगा, तुमको। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होगी? अगर कर्ता के बाद में को लगा हुआ है तो कर्ता कारक, कर्म के बाद में को लगा हुआ है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखने से। अब देखो इसमें पहचान क्या है, नीचे लिखा हुआ क्रिया से पहले कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता होता है। ठीक, और जिन कर्ता कारकों में कार्य व्यक्ति का लोप होता है उसे शून्य कर्ता कारक कहते हैं। इसे आपसे पूछेगा बताओ कौन सा कर्ता कारक है? शून्य कर्ता कारक। ये भी कौन सा कर्ता कारक है? शून्य, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य विभक्ति नहीं। तो जिसमें कारक विभक्ति नहीं होती वो कौन सा कारक कर्ता कारक होता है? शून्य कर्ता कारक। पहचान में ये बता रहा है कि क्रिया से पहले कौन या किसने लगाओ। राम ने रावण को मारा, ये वाक्य था शुरुआत में। मारा, किसने मारा? तो उत्तर क्या निकल के आएगा? राम ने। और इसी में क्या होगा? हमेशा कर्ता कारक। अभी आपने बात लिखा था को वाला, क्या लिखा था? क्या लिखा था अभी? मोहन को जाना होगा, ये नहीं था, तुमको पढ़ना। हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं, इसी में देख लो। ये कह रहा है कि क्रिया के पहले क्या लगाओ? किसने या फिर कौन। अब यहां देखो, मोहन को जाना होगा, अब यहां लगाओ किसे, तो क्या हो जाएगा? मोहन को। किसे? मोहन को। अगर लगाते किसको, ठीक, तब भी क्या आ जाता? मोहन को। अब दूसरा जो कारक आएगा ना आपका इसके बाद कर्म कारक, उसमें भी आपको किसको लगाने से आंसर प्राप्त होगा। इसमें लगा के देखो, राम ने रावण को मारा, किसको? क्रिया के पहले लगाओ किसको? अरे रावण को। आंसर क्या आएगा? रावण। यहां आपने किसको लगाया? आंसर क्या आया? रावण को। और रावण को आया तो इस वाले भाग में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। इस भाग में कौन सा कारक है? नहीं समझ में आ रहा रोहित?
गर्दन मत ना जबरदस्ती, महत्वपूर्ण होगी ये बात, दोबारा से समझ लो इसे। हाँ दोबारा से समझ लो, अपनी लोग हैं। क्योंकि अब कल पढ़ेंगे ना आगे वाला कारक, थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए। क्या बात कर, राम ने रावण को मारा, आप सबको पता है इसमें दो कारक है, एक कर्ता कारक है, एक कर्म कारक। ये तो पहले बता दिया इसलिए पता है, नहीं पता जैसे मान लो कर्ता कारक की पहचान में क्या कर रहा है कि क्रिया से पहले क्या लगाओ, किसने, क्रिया से पहले क्या लगाओ, मारा से पहले लगाओ, किसने मारा, इसका आंसर क्या आएगा, राम ने। तो इस वाले भाग में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। इतनी बात समझ में आई। ठीक, दूसरी सुनो, ये कह रहा है कि कर्म कारक की डेफिनेशन क्या होती है। कर्म कारक के लास्ट में पहचान बताएगा कि किसको लगाने पे, क्रिया के आगे क्या लगाओ, किसको, किसको मारा, आंसर क्या आया, रावण को। तो इस वाले भाग में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। इतनी सी बात थी। ये तो अभी इस सेंटेंस को लेके, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस क्या लिखा था अभी, जो भी था, मोहन को जाना होगा। अब देखो कतई कुछ नहीं आता है, आप क्रिया से पहले किसको लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें नाम आ रहा है, लो भाई ये कह रही वो लिखो तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सा कारक है, आप क्रिया से पहले किसको लगाओ, किसको जाना है, किसको जाना होगा, इसका आंसर क्या आएगा, तुमको। आंसर क्या आएगा इसका, तुमको। क्या तुम करता है, क्या तुम, अरे है तो भी काम घुमा के, तुम करता नहीं है, तुम क्या है इसमें, तो कौन सा कारक, कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, तो जरूरी नहीं कि किसको लगाने से ये वाला प्राप्त होगा, कुछ अपवाद भी होते हैं, ये आप ऐसे ही पहचानना। ठीक, अब देखो को भी आया है, किसको भी लगाना पड़ रहा है, तब भी कारक कौन सा है, जबकि डेफिनेशन किसकी है, कर्म कारक की, किसको लगाने की। तो कई बार डेफिनेशन और जो वो होते हैं फेल हो जाते हैं। ठीक, यहां देखो आपने किसको लगाया, तुमको मिला, को विभक्ति आई है, तुम आया, फिर भी कौन सा कारक है, कर्ता कारक। क्योंकि जो को लगी हुई है वो कर्ता के साथ में लगी है, ना कि कर्म के साथ में। अगर कर्म के साथ में लगी होती तो कर्म कारक होता। बस इतनी सी बात है, ठीक है।